हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, ठीक, और सॉल्यूशन पे प्रेशर कैसे लगता है, और तमाम बातें इस सॉल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन विलयन है क्या? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर सबस्टेंस। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी मिश्रण। सॉल्यूशन मतलब विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन को अगर हम डिवाइड करें तो विलयन 9 प्रकार के बनते हैं। कैसे? देखिए, पहला, हमारे कितने फॉर्म होते हैं किसी भी सबस्टेंस के? 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड वेपर। ठीक, अब हम इन तीनों को बार बार एक दूसरे में मिलाकर क्या बनाएंगे? 9 तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला आपका हो गया सॉल्यूट और सेकंड हो गया सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट पहले समझते हैं, विलायक जिसको कहते हैं, और सॉल्यूट को क्या कहते हैं? विलय। ठीक, अब विलायक क्या है? विलायक वो जिसका क्या हो? क्वांटिटी ज़्यादा हो और देखने में कैसा हो? सॉल्यूशन की तरह हो। ठीक, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन की तरह होता है। ठीक, दिखने में कैसे फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूशन किसी चीज़ का बनेगा किस फॉर्म में बनेगा? लिक्विड फॉर्म में। ठीक, और किस तरह होगा? सॉल्वेंट की तरह, सॉल्यूशन की तरह सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होता है? ये होता है एक सॉलिड और इसकी क्वांटिटी क्या होगी? लो होगी। ठीक, अगर हम बात करें कि इन्हीं 2 पदार्थों को हम मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो किसको हम सॉल्यूट कहेंगे और किसको हम सॉल्वेंट कहेंगे? तो सॉल्यूट हम उसको कहेंगे जिसका क्या हो? क्वांटिटी कम हो, और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक, सबसे अच्छा यही डिफरेंस है। ठीक, जैसे हम चीनी और पानी को बात की जाए, चीनी की मात्रा क्या होती है पानी में? बहुत ही कम होती है, और चीनी का क्या है जो स्टेट है वो कौन सा है? लिक्विड। तो हम क्या कर सकते हैं उसको? सॉल्यूट। और पानी का क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस तरह है? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड और सॉल्यूशन भी जो बनेगा वो भी लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए बात प्रूव हो रही है कि सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन की तरह होता है। अब इस सॉल्यूट के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो उसकी सांद्रता को डिफाइन करता है कि कितना सांद्र विलयन है और कितना तनु विलयन है। इसी के आधार पर 2 प्रकार के विलयन होते हैं, एक तनु विलयन और सेकंड है सांद्र विलयन। पहला कौन सा है? डाइल्यूट, और दूसरा क्या है? कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट की बात की जाए जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो? बहुत ही कम हो, तो वो विलयन आपका वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइल्यूट कहलाएगा। जैसे चीनी पानी को बात की जाए, चीनी और पानी की, या नमक या पानी की, तो चीनी की मात्रा जितना कम रखेंगे उतनी ही मिठास कम हो जाएगी, उतनी ही उसकी क्या होगा? सांद्रता वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जबकि सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड मतलब जितने नंबर आप चीनी के या सुक्रोज के मॉलिक्यूल हो जाएं ज़्यादा, उसी को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक, अब इन्हीं सॉल्यूट के बेस पे हम कैसे किसी विलयन की कंसंट्रेटेड को डिटरमाइन करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब किसी सॉल्यूशन में उसमें सॉल्यूट कितने हैं इनको हम
कंसंट्रेशन के टर्म में। कंसंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता कितनी है। किसी सोल्यूशन को, उन्हीं को हम टर्म में निकालने के लिए दो तरह से पहले डिफाइन करते हैं। पहला तो है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा है मास रिलेटेड। ठीक, वॉल्यूम रिलेटेड भी जितनी भी आपके डिफाइन होंगे वो क्या होंगे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वो क्या होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनमें क्या होगा, उनका ये जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर से इनसे कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर का इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वेट बाय वेट इसको कहेंगे। यहाँ वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इनको क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, मोलरिटी यहाँ पे हो जाएगा मोलरिटी। ठीक, ये मोलरिटी है, रिटी, और ये मोलरिटी है। ठीक, नेक्स्ट है नॉर्मलिटी, पीपीएम पीपीवी। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट हैं ये, और वही है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक, ये बहुत ही छोटा कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे की बात करते हैं अब देखिए इसमें वेट बाय वेट पहला है और उसका दूसरा नाम क्या है, मास परसेंट। मतलब वेट बाय वेट से मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में वेट बाय वेट द्रव्यमान के मान में सॉल्यूट की प्रेजेंस कितना है या सॉल्यूट कितने परसेंट में है, तो उसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज में निकालते हैं या कहते हैं मास परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ फॉर्म किसका, मास में है। ठीक, वॉल्यूम में नहीं, इनटू 100। ठीक, पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, वेट बाय वेट। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो एक बार ट्राई करिए पहले वीडियो को रोक के। ठीक, तो देखिए अब क्या कह रहा, 5%। किसी भी सॉल्यूशन का 5% कितना होगा, 5 ग्राम होगा। अरे कोई सॉल्यूशन कितने परसेंट में होता है, होल 100 में, तो 100 का 5% कितना होगा, 5, और होल सॉल्यूशन कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो कह सकते हैं NaCl इन वाटर मिला हुआ है कितने में, 5% में, तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इस फार्मूले पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 5/100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5%। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दिया गया है, 20 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट। ठीक, इफ डेंसिटी ऑफ, और उसकी डेंसिटी दी गई है आप सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम सुक्रोज किसमें डिजॉल्व है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अगर कहा जाए कि 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है तो उसका वेट बाय वेट परसेंट निकालिए। ठीक, तो पहले खुद से ट्राई करिए। चलिए, ठीक, क्या दिया गया, 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, 20 ग्राम, अपॉन कितना रखेंगे, 80 ग्राम, नहीं, क्या कह रहा है, डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन नहीं कह रहा है। 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम पानी में मिलाया जाएगा तो कितने का सॉल्यूशन बनेगा, 100 ग्राम का। ठीक, तो यहाँ अपॉन में कितना देंगे, 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20%। ये आपका क्या आ गया, वेट बाय वेट परसेंट कितना आया, 20% किसका, सुक्रोज का, किसमें, इन 80 ग्राम ऑफ वाटर में, या सॉल्यूशन की बात किया जाए तो 100 ग्राम। ठीक,
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमें क्या दिया गया, 10 ग्राम ऑफ NaCl, सल्यूट हमें दिया गया, मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया 10 ग्राम, ठीक, प्रेजेंट इन 100 ml, ml अब किस में हो गया, अब तो वॉल्यूम में आ गई बात ये, ठीक। आप सोल्यूशन फाइंड वेट बाई वेट, हमें यहाँ सोल्यूशन का क्या दिया गया है, जो सोल्यूशन का मास दिया गया है वो हमें वॉल्यूम में दिया गया, यहाँ लिख दिया गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन इससे तो ऐसा निकलेगा है नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का घनत्व तो दिया गया 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है, तो एक फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, कितना है डेंसिटी 1.2 इंटू हमें वॉल्यूम कितना दिया गया 100, कितना आ जाएगा 120, तो हमें मास कितना मिल गया 120, ठीक। अब हमारे क्या दिया गया 10 ग्राम अपॉन 120 इंटू 100, ठीक, ये 0 से ये घटा 100 अपॉन 12, कितना आंसर आ जाएगा, 12 को 100 से 12 सतह 96 4 समथिंग इतना परसेंट आएगा, ठीक। ये आपका वेट बाई वेट का क्वेश्चन, यहाँ पे इसमें आंसर कितना आ गया 20%, यहाँ पे कितना आ गया 8.3% आ गया, ठीक। अब ये आपका वेट बाई वेट का सवाल हो गया। अगर हमें डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किस में, मास में, किस फार्मूले से, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और आपका इसको हम फिर इस फार्मूले पे रखेंगे, ठीक, और हमारा आंसर आ गया, ठीक, दोनों का। अब हम सेकंड पढ़ते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का। इससे पहले आपने वेट बाई वेट पढ़ा था, तो क्या लिखा था, वॉल्यूम मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे परसेंट का, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसी प्रकार वेट बाई वॉल्यूम का, वेट बाई वॉल्यूम का जब पढ़ेंगे तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना मास ऑफ सल्यूट है इतने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो हमारा क्या आ जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक। तो पहले हम इसका क्वेश्चन एक करते हैं। दिया है एसिटिक एसिड एक्वस सोल्यूशन इज 15%, वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 सोल्यूशन एक्वस है, ठीक, इज 15%, तो पूरा होल सोल्यूशन कितना होगा 100, तो उसको हम 100 ml लिख देंगे, और 15% है 100 ml का, तो सोल्यूट कितना हो जाएगा आपका 15%, 15 ग्राम, सॉरी 15 ml हो जाएगा, ठीक। सोल्यूशन की पूरी बात की जा रही है, तो इसको हम इस फार्मूले पे रख कर निकाल लेंगे, ठीक। क्या कर देंगे 15/100 इंटू 100, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा किसमें, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। शुगर सोल्यूशन इज 3%, वेट बाई वॉल्यूम। अब ये किसका क्वेश्चन है, वेट बाई वॉल्यूम का, ठीक। तो क्या कह रहा है, शुगर सोल्यूशन इज 3%, तो हम क्या कह सकते हैं 3 ग्राम सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन किसमें 100 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये कह सकते हैं, ठीक। वेट बाई वॉल्यूम का है, तो हम सल्यूट को किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, जबकि सोल्यूशन को किस में लिखेंगे, हम वॉल्यूम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3/100 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा वेट बाई वॉल्यूम से 3% आ जाएगा, ठीक। अब दिया है इसी तरह का एक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके लिए। फ्रक्टोज सोल्यूशन इज 10%, वेट बाई वॉल्यूम, मतलब ये फार्मूला है, फाइंड वेट बाई वेट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखते हैं इसको। फ्रक्टोज सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट, मतलब वेट कह रहा है तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा, ठीक। और वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ग्राम, क्योंकि 10% कह रहा है। यहाँ पे हमने इस तरह बात की ना कि कैसे किसी का हम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कितना दिया गया, ये 10% किसमें 100% में, तो 100% क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक।
ये आपका किस फॉर्म में है, वेट बाई वॉल्यूम के फॉर्म में। फाइंड वेट बाई वेट, ठीक। तो अब हमें ये जो हमारा दिया गया है 100 ml में दिया गया है, अब इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो हमने इसको बताया था कि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। मास हमको निकालना है, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.2 ग्राम, 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया गया हमको 100 ml। तो हम इस पे रखते हैं 1.25 ग्राम पर ml इंटू 100 ml। ml से ml कट गया, ठीक। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 125 ग्राम आ जाएगा। तो हमारे ये क्या आ गया 125 ग्राम होल सोल्यूशन का क्या आ गया, मास आ गया। अब हमें किस में निकालना, वेट बाई वेट में, ठीक। तो वेट बाई वेट में हम किस प्रकार निकालेंगे, हमने इससे पहले वेट बाई वेट का हमने बताया था कि क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम इंटू 125 ग्राम इंटू 100, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये 8% आ चुका आ जाएगा, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को जरा से चेंज कर दिया जाए, अब बात समझिए यहाँ पर, अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, यहाँ पे कर दिया जाए वेट बाई वेट, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, वेट बाई वॉल्यूम। तब क्या करेंगे हम, अब हमें ये वेट बाई वेट में दिया गया है, कहा गया है कि 10 ग्राम फ्रक्टोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और हमें किस में फाइंड करना है, वेट बाई वेट में, वेट बाई वॉल्यूम में। अब हमें वॉल्यूम निकालना है और हमें डेंसिटी दी गई है, ठीक। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, इसको हम काट भी सकते हैं। वेट बाई वेट का क्या होता है फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना 100 अपॉन 1.25 इंटू 100। इससे ये कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब ये इसी बेस पे आपके और भी क्वेश्चन है जहाँ पे क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ परसेंटेज चेंज कर दिया जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट को चेंज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी डेंसिटी चेंज कर दी जाएगी। इसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। हमने जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसमें ये बता दिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन पे। अब सेकंड आपका कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक। मोल फ्रैक्शन का मेन है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी जो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या प्रत्येक जो उसमें सब्सटेंस मिलाए गए हैं उनका पूरे सॉल्यूशन के रेशियो में कितना मोल होगा, उसी को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन ए लिया, इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, ठीक। मोल इसका कितना आ जाएगा 1 आ गया किसी सॉल्यूशन का। सेकंड हमने बी लिया, इसका मोल कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक। अब हमने इससे क्या करा, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक, ए प्लस बी का, ठीक। इसका मोल कितना आ गया 4। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है इसमें प्रत्येक सब्सटेंस का, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। अब हमें इसमें इस सॉल्यूशन में ए का मोल निकालना है, तो ए का मोल कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से या फिर ईटा से शो करते हैं, जीटा या ईटा से, ठीक। 2 सिंबल है मोल फ्रैक्शन को शो करने के लिए, जीटा या ईटा। आपको लगभग
सारे जगह पे जीटा ही मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं जीटा ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जितने कंपोनेंट हो ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस ए का मोल और बी का मोल, ठीक। हम इसको अगर इसी में तीसरा कंपाउंड ऐड कर दिया जाए, ठीक, तब हम जीटा ए कैसे निकालेंगे? तो मोल्स को एन ए से शो किया जाता है, एन ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे कंपाउंड बढ़ते रहेंगे तो एन डी हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तब कैसे लिखेंगे? जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। इस तरह हम करेंगे, ठीक। अब किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, ठीक। कभी भी लिख लीजिएगा, अगर हम इसमें निकालेंगे जीटा ए प्लस जीटा बी मोल फ्रैक्शन में, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है इस मोल फ्रैक्शन में, ठीक, कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। अगर तीसरा कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे? जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी इज इक्वल टू 1। मतलब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड इज इक्वल टू 1, ठीक। इतनी बात। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। कहा गया कि 54 ग्राम NaOH प्लस 40 कर लीजिए, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कोई एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इनके मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें प्रत्येक का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक। NaOH का और किसका? H2O का। इसमें ऐसे कहा जाएगा कि कोई एक ऐसा विलयन है जिसमें 40 ग्राम NaOH तथा 50 ग्राम H2O है, तो प्रत्येक पदार्थ का आप मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो हम प्रत्येक पदार्थ के मोल प्रभाज का गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? NaOH के मूलों की संख्या, ठीक। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब होता है जो मास हमें दिया गया हो क्वेश्चन में, पदार्थ का भार कह सकते हैं। और मोलर मास मतलब पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो कितना हमें गिवन मास दिया गया है? 40 अपॉन NaOH का कितना होगा? 23। Na का कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1, 23, 24 और 10, 40। कितना आ गया? N। तो हमें N इज इक्वल टू NaOH का क्या मिल गया? 1 आ गया। NaOH में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब हम H2O का याद करेंगे, तो 50 अपॉन H2O का कितना होता है? 16 और 2 18। ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार और हाइड्रोजन का 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ हो जाएगा 18, ठीक। तो यहाँ पे आपका 56 ग्राम होगा, ठीक। तो हम इसको 56 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 18 या 56, कितना आ गया? 3। किसका? NH2O को हम क्या कह देंगे? 3, ठीक। H2O की मोलों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक। और NaOH के मोलों की संख्या 1 आ गई। तो हमें क्या निकालना है? जीटा ऑफ NaOH और जीटा ऑफ H2O। तो जीटा ऑफ NaOH को हम सूत्र लगाएंगे, तो जीटा ऑफ NaOH हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH NaOH
और नंबर मोल्स ऑफ NaOH प्लस NH2O। मोल को हम N से शो करते हैं, ठीक। इससे पहले आप क्लास में पढ़ चुके हो या इससे पहले लेक्चर में भी। तो N का कितना आया 1, NaOH का इसका कितना है 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसका कितना आ जाएगा 0.25, इतना आ गया, ठीक। अब NaOH का हमने निकाल लिया। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे जीटा ऑफ H2O। तो क्या हो जाएगा जीटा, यहाँ लिखेंगे NH2O अपॉन N सोल्यूशन, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 0.75। तो हमें क्या मिल गया, इसमें यहाँ लिखते हैं कि जीटा ऑफ H2O में कितना मिला 0.75 और जीटा ऑफ NaOH कितना मिला 0.25, ये ठीक। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या 1 आ रहा है 25 75 कितना होगा 100 और 0.2 अंक के बाद है 100 को हम, ठीक। तो यहाँ पे हमने यह बताया था कि जीटा A प्लस जीटा B 1 होता है, या C कंपाउंड है तो उसका भी 1 आएगा। तो ये चीज़ फॉलो यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब इसमें हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट, ठीक, एथिल अल्कोहल इन वाटर फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। मतलब किसी सॉल्यूशन में 46% वेट बाय वेट द्रव्यमान बटे द्रव्यमान एथिल अल्कोहल है, ठीक। किसमें है वाटर में है, ठीक, वाटर के सॉल्यूशन में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें मोल प्रवाह किसका ज्ञात करना है एथिल अल्कोहल का, ठीक। हमें दिया गया वेट बाय वेट, तो क्या लिख देंगे इसको 46 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो लिखेंगे, अरे भाई 46% कह रहा है, पूरे का परसेंट कितना होगा 100 होगा, ठीक। 100 से में कितना होगा 46% मार्क्स, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वेट बाई वेट, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब आगे की बात क्या कह रहा है, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हमें 2 कंपाउंड का क्या चाहिए वेट चाहिए। एथिल अल्कोहल का वेट तो हमें मिल गया, अब वाटर का वेट निकालना है। तो वाटर भी इसी में है, इसी सोल्यूशन में 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में से इसको डिवाइड कर देंगे। 46 माइनस 100 आ जाएगा आपका कितना सॉल्वेंट 54 ग्राम ऑफ वाटर। अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये फार्मूला होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारे पास क्या है सॉल्यूट है और सॉल्यूशन में से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा सॉल्वेंट आ गया, ठीक। अब हमें यहाँ मिल गया 54 ग्राम ऑफ वाटर मिल गया। अब आगे देखते हैं इसमें। अब क्या कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल का हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले सबसे क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपाउंड निकालेंगे, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का निकालते हैं 46 अपॉन मोल इज इक्वल टू क्या होता है पदार्थ का भार बटे अणु भार। तो 46 और एथिल अल्कोहल का कितना हो जाएगा C2H5OH 12 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 34, ठीक। अब 34 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 समथिंग, ठीक। अब ये किसका था एन मोल ऑफ एथिल अल्कोहल, यहाँ लिख सकते हैं NC2H5OH। अब N निकालना हमें H2O का कितना हो जाएगा 44 आया है, ठीक। आपका अपॉन 18 होता है कितना हो जाएगा 3.2 समथिंग आएगा,
तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका 24 होगा। अरे सर आप भी कहते हो बच्चे कि हाँ सर भी गलती करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमें C2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना आया, 1 आया, और H2O का कितना आया, 3 आया। ठीक, तो अब हम निकालेंगे जीटा ऑफ C2H5OH, मतलब मोल फ्रैक्शन आप मोल प्रभाज आप किसका, OH का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसका आया, 1, किसका, एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, और फिर पूरा मोल फ्रैक्शन 4 आया है, तो कितना आ जाएगा, 0.25। अब हम जीटा आप क्या निकाल लेंगे, H2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75। अरे सर आपने ये क्यों किया, देखो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। ठीक, तो हमें जीटा ए मिल गया है, तो 1 में से डिवाइड करेंगे तो जीटा बी नहीं मिल जाएगा। ठीक, यही तो होता है, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। ये तो हमने फार्मूला बताया था कि जीटा ए और जीटा बी 1 आएगा। तो हमें क्या हुआ, जीटा ए मालूम है और हमें जीटा बी फाउंड करना है, तो 1 माइनस नहीं कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।